नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हम लोगों ने जाना। तत्पश्चात हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ और अतिलघुतरात्मक प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित हम लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी प्रारंभ करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है। न्यायिक सक्रियता यानी जब न्यायपालिका न्यायिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय होकर निर्णय करती है, कार्यवाही करती है, गतिविधि करती है, तो वह स्थिति कहलाती है न्यायिक सक्रियता की स्थिति। इसका आधार होती है जनहित याचिकाएं या सामाजिक व्यवस्था की याचिकाएं। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाता है तो वह न्यायालय की शरण लेता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। परंतु 1979 के पश्चात अनेक ऐसी स्थितियां आई, अनेक ऐसे वाद आए, अनेक ऐसी घटनाएं घटी जब पीड़ित व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति ने उसके संदर्भ में न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। यहीं से प्रारंभ होता है जनहित याचिकाओं का दौर। अनेक स्वयंसेवी संगठनों और सेवा भावना रखने वाले नागरिकों के द्वारा जनहित से संबंधित अनेक प्रकार की याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत की और न्यायालय ने उनका संदर्भ लेते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इस प्रकार की याचिकाएं गरीबों के हितों के संरक्षण से संबंधित थी, कुछ याचिकाएं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी, चुनाव सुधार से संबंधित थी। इसी प्रकार से अनेक ऐसे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से संबंधित थी जो कहीं न कहीं जनता के हितों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से जनहित याचिकाएं न्यायिक सक्रियता का प्रमुख आधार हैं और ये कार्यपालिका के मनमानी पर भी अंकुश है, रोक का कार्य करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय को शक्ति मिलती है न्याय का पुनः अवलोकन करने की स्थिति की, यानी वह कानूनों का पुनः अवलोकन कर उनकी समीक्षा कर सकता है। इसी प्रकार से जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय को शक्ति प्राप्त होती है कि वह जनता के हितों का अधिक संरक्षण कर पाती है। तो यह क्या स्थिति है? जनहित याचिका की स्थिति। उसका प्रमुख आधार क्या है? न्यायिक सक्रियता। इस प्रकार से जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। और आप लोगों के अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न पूछा भी गया है कि जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये बात वहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। वे मामले जिनकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय उन पर निर्णय कर सकता है, वह क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के मामले होते हैं: दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मसले और विशेष मामले। जब हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पढ़ा था तो इसे डिस्कस कर लिया था, थोड़ा रिवाइज करते हुए इसे पुनः समझते हैं। अब दीवानी मामलों के अंतर्गत वे मामले होते हैं जिनका संबंध रुपये पैसे से होता है, धन से होता है, आर्थिक क्षेत्र से होता है। 30वें संविधान संशोधन 1972 से पहले अपील योग्य वे ही मामले माने जाते थे जिनकी राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, परंतु 1972 के पश्चात इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और अब उन सभी दीवानी मामलों को अपील योग्य माना जाता है जिनके संदर्भ में उच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया हो कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित किया जाए। इसी प्रकार से फौजदारी मामलों के अंतर्गत 3 स्थितियां होती हैं। फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जिनका संबंध मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना से होता है, वे सारे मसले फौजदारी मामले होते हैं। अब इनमें पहली स्थिति यह होती है कि यदि अपराध मुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है या अधीनस्थ न्यायालय से मामला मंगवाकर उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को दंड प्रदान कर दिया है, या फिर उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यह अमुक मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है।
इसी प्रकार से यदि किसी मामले के अंतर्गत, किसी मसले के अंतर्गत संविधान का सारमय प्रश्न कोई निहित होता है, कोई संवैधानिक मामला सन्निहित होता है और उच्च न्यायालय यदि ऐसा प्रमाणित कर देता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं यह विश्वास हो जाता है या फिर संवैधानिक मसले के ऊपर किसी एक ही न्यायाधीश ने निर्णय दिया है, किसी बेंच ने निर्णय नहीं दिया है, तब उस स्थिति के अंतर्गत उस वाद की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार से विशेष मामलों के अंतर्गत आते हैं भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायाधिकरण है या जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, लेकिन सैनिक न्यायालय के निर्णयों को छोड़कर। ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित संघ के पदाधिकारियों के चुनावी विवाद हैं तो उन विवादों की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। या फिर सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि इस मसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तगत किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, तो वह उस मामले को उत्प्रेक्षण कर लेती है, अपने पास मंगवा लेती है। तो यह हम लोगों ने जाना सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मुख्यतः कौन से विषय आते हैं? हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को देखो 4 रूपों में पढ़ा था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी या परामर्शी क्षेत्राधिकार और समीक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार। और जब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा था तो इसे 2 रूपों में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा समवर्ती क्षेत्राधिकार। जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार है वह संघीय मामलों से संबंधित होता है, यानी जब केंद्र व राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य या एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद या मसला उत्पन्न होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और एकमेव क्षेत्राधिकार है, यानी ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही प्रस्तुत किए जाएंगे, अपील योग्य नहीं होते। इसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो वह भी सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। परंतु मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वह समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार होता है। जिन रिटों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण लेख आदि प्रकार की रिट ये न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो यह कैसा क्षेत्राधिकार है? यह समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 रूपों में है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जो संघीय मामलों से संबंधित है और दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। इस तरह से बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया और बढ़ते हैं आगे और जानते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। लेकिन आप लोगों को पता है कि निबंधात्मक प्रश्नों का आंसर आप लोगों को खुद तैयार करना होता है और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कंटेंट के अंतर्गत जाइए, मेरे वीडियोस में विजिट कीजिए और उनसे नोट्स बनाइए या मैटर तैयार कीजिए, उसके बाद में इन प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न जिसमें पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में हम लोगों ने जाना है, जिन्हें शक्तियां कह दें, कार्य कह दें या क्षेत्राधिकार कह दें। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का समीक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत संघ व राज्यों से संबंधित मामले आते हैं जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 131 में किया गया है।
इसी प्रकार से समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का या प्रमुख रिटों का प्रयोग कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दीवानी मामले, फौजदारी मामले, संवैधानिक प्रश्न से संबंधित या संवैधानिक मसलों से संबंधित मामले या कोई विशेष अपील योग्य जो मामले हैं वे सारे आते हैं जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जा सकती है। इसी प्रकार से सलाहकारी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का वह होता है जब संविधान का या कोई कानून का ऐसा मसला होता है जिस पर राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया जाना चाहिए, तब वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी या परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है। इसी प्रकार से समीक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार, न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में वह परिवर्तन कर सकता है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान के विपरीत है, संविधान का कहीं उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में जाना। इसे आप डिटेल से लिखिए और अपने शब्दों में बताइए। ये मैंने आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सिद्ध कीजिए, बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है संविधान का संरक्षण करना, इसके साथ साथ ही प्रजा के हितों का संरक्षण करना, और न्यायिक सक्रियता तथा जनहित याचिकाएं प्रजा के हितों के संरक्षण से संबंधित होती है। न्यायालय विधि के शासन की स्थापना करता है, किसके माध्यम से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख क्षेत्राधिकार है समीक्षा करने का भी, जिसके अंतर्गत वह स्वयं द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है, जांच करता है। इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है। किस स्थिति के अंतर्गत? जब वे संविधान के विपरीत हो। इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका जनता के हितों की रक्षा करता है और जनहित याचिकाएं न्यायिक सक्रियता का प्रमुख आधार होती हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इस प्रकार की याचिकाएं 1979 से प्रारंभ हुई, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से संबंधित होती थी और सक्रिय नागरिकों, जागरूक नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक मुद्दों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और इस प्रकार का प्रावधान हुआ। तो ये बातें आप लोग बताएंगे। इस प्रकार से आप क्लियर कर पाएंगे कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं और इस कार्य का निष्पादन न्यायपालिका किस प्रकार से करता है। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।